चार बहुत ही ज़्यादा अहम बात मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं कोचा धमन की बात करता हूं। वहां पर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा होना था। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा था और जिस तरीके से भीड़ जमा हुआ वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और शानदार रहा था। लेकिन सबसे जो अहम बात वो ये है कि इजहार असफ़ी साहब के बारे में बातें हुई। उनका बेटा स्टेज पर मौजूद था, उन्होंने तकरीर किया और क्या खूब अच्छे तरीके से तकरीर किया। और उसके तकरीर से तो एक बात ये समझ में आया मुझे कि भाई इजहार असफ़ी साहब जाना नहीं चाहते थे एमआईएम पार्टी छोड़कर। उनको इस चीज़ का एहसास था कि एमआईएम वालों ने मुझे किस तरीके से चाहा, किस तरीके से प्यार दिया और किस तरीके से जिताया कोचा धमन के अंदर। मैं धोखा नहीं कर सकता असदुद्दीन ओवैसी के साथ। लेकिन वो बहकावे में आए, खैर बहकावे में आए और वो चले गए। उनके बाद से ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था। उनके बाद से ये भी समझ में आ रहा था इजहार असफ़ी के बेटे से कि कोचा धमन के अंदर मास्टर मुजाहिद से बहुत ज़्यादा खफा है और खफा होना लाजमी है, वाजिब है और बनता भी है। क्योंकि उनका टिकट, उनके वालिद साहब का जो टिकट है वो मास्टर मुजाहिद साहब चुरा लिया गया, ऐसा वो कह रहे हैं। इसीलिए वो मास्टर मुजाहिद को किसी भी हाल में जो है जीतने देना नहीं चाहते हैं कोचा धमन के अंदर। उनसे, उनकी बातों से ये भी समझ में आ गया, उनकी बातों से ये भी समझ में आ गया कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किस कदर इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और हो जाता जब बैरिस्टर साहब यहाँ पर आते। हालांकि आएंगे, उनके बारे में बातें करूँगा, वो आते और उसके बाद फिर इजहार असफ़ी साहब के बारे में बातें करते असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो और मज़ा आ जाता। कुल मिलाकर इजहार असफ़ी साहब और उनके वो बेटे जो है और उनके जो फैमिली जो है और उनके जो कार्यकर्ता है वो किसी भी हाल में आरजेडी को जीतने देना नहीं चाहते हैं कोचा धमन के अंदर। ये बात बिल्कुल अब साफ नज़र आते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा होना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मौसम की ख़राबी की वजह से परमिशन नहीं मिल पाया। और उसका जो सूचना है उन्होंने वो एक वीडियो के माध्यम से किया। उन्होंने उस वीडियो के अंदर बताया कि मैं बलरामपुर भी मुझे जाना था, वहाँ पर भी नहीं जा पाया। कोचा धमन के अंदर भी मुझे जाना था, वहाँ पर भी नहीं जा पाया। लेकिन बलरामपुर की तो खैर बात अलग है। कोचा धमन के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं एक बार ज़रूर आऊँगा, चुनाव वोटिंग से पहले मैं एक तारीख़ फ़िक्स करूँगा, डेट तय करूँगा और जो है वोटिंग से पहले मैं एक बार कोचा धमन के अंदर जलसा और प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। तो शायद इस चीज़ से जो है वहाँ के लोग और वहाँ के चहेते, वहाँ के जो निवासी है उनके अंदर जो है खुशी की लहर ज़रूर दौड़ी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग खफा थे इस चीज़ को लेकर कि जब नहीं आना था तो पहले क्यों नहीं बताया, क्यों बार बार कह रहे थे कि ओवैसी साहब अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं था क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब आना चाहते थे, भाई जो कार वगैरह है उनके थ्रू भी आना चाहते थे। लेकिन अमूर के अंदर काफ़ी लेट हो चुका था और मौसम की ख़राबी की वजह से जो वो नहीं आ पाया। ये एक दूसरा अहम अपडेट है। तीसरा जो अहम अपडेट है वो ये है कि मुफ्ती साहब का ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। अख्तरुल तुम सुनो, तुमने जख्मी शेर को बेदार किया है, अब तुम्हारी खैरियत नहीं है। तुमने जख्मी शेर को बेदार किया है और तुम कहते हो ये भिख मंगे टिकट लेने के लिए। अगर हम भिख मंगे हैं तो 14 मुफ्ती साहब की बातों से साफ पता चल रहा है कि भाई ये तो एकदम इन्होंने ठान लिया है कि मुझे सीमांचल से ओवैसी साहब को हटा कर रहना है। इन्होंने ठान लिया है कि सीमांचल से एमआईएम को भगा कर रहना है। खैर इनकी गलतियां अगर गिना दिया जाए, हालांकि अब तक इनकी जो है मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर इनके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा कोई बातें नहीं की, एक दायरे में रहकर ही बातें किया। लेकिन अब जिस तरीके से ये आग उगल रहे हैं, जिस तरीके से एमआईएम के ख़िलाफ़ अपना मोर्चा खोल रहे हैं, जिस तरीके से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अब लोग पकड़ेंगे इनकी बातों के। भाई साहब आप कहाँ थे? आपने ही एक वीडियो के अंदर कहा था ना कि मैं एमआईएम को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं एमआईएम को किसी भी हाल में धोखा नहीं दूंगा, चाहे असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान मेरे साथ जो है टिकट का मामला करे या ना करे। आपने ही कहा था ना, लेकिन फिर क्यों छोड़ के गया? आप तो मुफ्ती साहब है, आप तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना आपको। आपके देखकर तो लोग जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं, फिर आप इस तरीके से झूठ क्यों हुए? अच्छा एमआईएम से पहले भी आरजेडी से ऐसे ही वादा किया था इन्होंने, आरजेडी में ये थे और वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको भी छोड़कर एमआईएम के अंदर आए। तो यार फिर आपने आरजेडी भी छोड़ा, आपने एमआईएम भी छोड़ा, आपने दो जगह पर झूठ बोला, तो फिर आपके इस झूठ को क्या कहेंगे लोग? ये बताइए, आपको किस कदर सही मानेंगे? क्योंकि आप तो सरासर झूठे नज़र आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आपको अगर टिकट नहीं मिलता तो इतना गुस्सा क्यों गुस्सा? माना कि एमआईएम की यहाँ
पर गलती ये है कि इनसे जो रूठे हुए उम्मीदवार हैं या जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया उनको उनको जो है मनाना चाहिए था। आप लोगों को मनाना चाहिए था, बात करना चाहिए था, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो इस तरीके का आप ओवैसी साहब को गलत ठहरा रहे हैं। भाई उन्हीं की वजह से आज सीमांचल में जो है ना लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज सीमांचल में एक्टिव हो गए हैं, बिहार के अंदर एक्टिव हो गए लोग, उन्हीं की वजह से आज सीमांचल के अंदर एक मुसलमानों को जो है पॉलिटिकली एक अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक अच्छे जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे नज़र से देख रहे हैं और वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक एमआईएम पार्टी नहीं आई थी ना सीमांचल के अंदर, बिहार के अंदर, तो महागठबंधन और कांग्रेस के लोग सो जाते थे। अररिया का मैं बता रहा हूँ, वहाँ का जो पीछे जीते हुए सिटिंग एमएलए है भाई साहब, वो सोते थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है इनको। इसी तरीके से जो कि हाट के अंदर, इसी तरीके से किशनगंज के अंदर, कोचा धामन के अंदर, इस तरीके के बहुत सारे विधानसभा ऐसा सीट है जब एमआईएम पार्टी नहीं आई थी तो ये लोग एकदम कहते हैं ना कि खर्राटे की नींद ले रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। इनको पता था कि यहाँ पर कुछ भी कर लो वोट हम ही को देंगे, एनडीए और जो है बीजेपी को तो दे नहीं सकते। तो यार ये एमआईएम को अगर आप उखाड़ने की फेंकने की बात कर रहे हैं ना तो आप सरासर गलत है। अभी तक लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सही माने में अगर आपकी बातों को पकड़ना शुरू कर दे तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएंगी। आप जो है कुछ भी छोटा से छोटा चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। हकीकत में यही है दोस्तों कि एमआईएम की वजह से सीमांचल और बिहार के अंदर मुसलमानों का पॉलिटिकली कद जो है वो बढ़ा है, चाहे आप इसे मानिए या ना मानिए। क्यों? यही वजह है कि आज देखो, अच्छा ये कहते हैं कि अपनी क़यादत अपनी सियासत। अगर आपको टिकट दे देते मुफ्ती साहब तो फिर अपनी सियासत बहुत अच्छी हो जाती है। ये इसका ये मतलब है ना, फिर अपनी सियासत अपनी क़यादत हो जाती। तो यार अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर ये अपनी सियासत अपनी क़यादत ख़राब हो गया, सीमांचल से भगाओ, बिहार से भगाओ ओवैसी को। तो ये बेबुनियाद बकवास है, ये किसी भी तरीके का मुझे समझ में नहीं आता है और ये अब अच्छा भी नहीं लगने लगा है थोड़ा सा। हाँ, आपने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, आपको जो है वहाँ से मिला है, आप तेजस्वी यादव ने आपको कॉल किया, आपको गाड़ी में बैठाया, आपको रिस्पेक्ट दिया, आप हो जाते शामिल, कुछ नहीं बोलते, आप चुपचाप शामिल हो जाते, आप उनके लिए काम करते तो अच्छा लगता। खैर अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन आप इस तरह शामिल होने के बाद भी उठपटांग बातें कर रहे हैं तो ये अब एकदम बेबुनियाद और फालतू लग रहा है। इसके अलावा जो अब भीड़ दिखाई दिया दोस्तों कोचा धामन के अंदर, ये भीड़ बता रहा है, ये भीड़ मोहब्बत को दर्शा रहा है दोस्तों। ये जो भीड़ है, ये भीड़ जो है पैसे देकर नहीं बुलाया गया है, ये भीड़ जो है ख़राब मौसम के अंदर है, लेकिन फिर भी लोग ओवैसी को देखने आए हैं, एमआईएम को सुनने आए हैं। तो ये भीड़ बता रहा है कि कितना दिल के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया ओवैसी ने। ये भीड़ बता रहा है कि भाई कोई जो है एक ख्वाहिश और आरजू जो है दिल के अंदर जग गया है अपनी क़यादत और अपनी सियासत को लेकर, इसी वजह से ये भीड़ जो है वो जमा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, एक खूबसूरत लम्हा और खूबसूरत नज़ारा जो है ये कोचा धामन से निकल कर आया, अमूर से निकल कर आया, किशनगंज से निकल कर आया, किशनगंज विधानसभा से निकल कर आया और जो है दूसरी जगहों से निकल कर आया जहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। इसके अलावा एक और अच्छा अपडेट ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के शेर कहलाते हैं, तो वो साहब जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और कल से जो है ये भी दहाड़ेंगे, ये भी जो है लोगों के सामने जो है अपनी बातों को रखेंगे। अब ओवैसी के सामने, ओवैसी के साथ साथ जो है एक और ओवैसी का ही हम शक्ल कह सकते हैं, हम नुमा कह सकते हैं, वैसे ही जो है एक और जो है मैदान के अंदर आ गए हैं। अब वो भी वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों से मुखातब होंगे, वोट मांगेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर एमआईएम की टीम है, गुजरात की टीम अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आई है, लेकिन बंगाल की टीम नज़र आ रही है, हैदराबाद और तेलंगाना की टीम नज़र आ रही है, झारखंड की टीम पहुँच गई है, महाराष्ट्र की टीम पहुँच गई है, उत्तर प्रदेश की टीम पहुँच गई है। तो ये सारी एमआईएम की टीम फ़िलहाल बिहार के अंदर डोरा डाल चुका है और अब जो है ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये जिताकर ही और जो है इतिहास रचा कर ही जो है यहाँ से जाने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।